जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्तों बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। एग्जाम की डेट आ चुकी है तो अब तो डेस्परेट होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की हुई होती है, बहुत अच्छे से जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर एक स्पिरिट होता है, यार एग्जाम देंगे। अब पता चलेगा हमने जो सीखा, हमने जो जाना, उसका वक्त आ चुका है। ठीक है। और वो सारे साथी जिन्होंने बहुत हल्के में लिया होता है एग्ज़ाम को, जब टीचर्स उनको गाइड कर रहे होते हैं बहुत लंबे समय से कि पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, तो वो बड़ा ढील दे के चलते हैं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो एकदम सिंसियर बन जाते हैं। दोनों ही तरह के छात्र हैं। उम्मीद करेंगे दोनों तरह के छात्रों में ही कि आप अच्छे छात्र जो रहे होंगे, वो एग्ज़ाम डेट से एकदम से मतलब जल्दी आ गई है। ठीक है। चांसेस ये थे जनवरी में होगा, लेकिन एक छात्र को ये तो सोचना चाहिए कि भाई तैयारी मेरी जनवरी में ही होगी। अब तो बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, है ना। दिल्ली पुलिस के दो दो बैच आ चुके थे, यकीन यकीन के बाद में यकीन 2.0, और आपका फिर वो बैच भी आपका ख़त्म होने की अग्रसर था। तो मैं तो ये समझता हूँ कि दो दो बार आप तैयारी कर चुके होंगे, जो कहने के मुताबिक चले होंगे शुरुआत से। जिन्होंने यकीन पहले को ज्वाइन किया होगा तो वो अब तक दो बार तैयारी कर चुके होंगे। प्रैक्टिस सेशंस भी हम कर चुके थे बीच में, नायक से, नायक नाम से, है ना, यकीन के टाइम पे ही। अब भी हम करेंगे, लास्ट टाइम पे भी एफर्ट लगाएंगे आपका स्कोर कैसे इम्प्रूव हो। ठीक है। बहुत बढ़िया। अरे भैया डरना नहीं है सर, डर 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 लग जाता है ऐसे एग्जाम डेट से। डर के मतलब क्या, स्कोर बढ़ जाए तो डर लेते हैं सब बैठ के। एक बार लिखो सब, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। क्योंकि डरने से अगर स्कोर होता तो फिर डरते ही ना। रोज हम सुबह सुबह आते और डरते यहाँ पर आकर। ठीक है। बोलेंगे डरेंगे नहीं, अच्छा करेंगे। ठीक है बॉस, चलें। सर हिस्ट्री को हम यकीन बैच से कर लेंगे, आप प्रैक्टिस सेट जरूर कराना। हाँ कराएंगे ना, किसने बोला प्रैक्टिस सेट नहीं कराएंगे। ठीक है, कराएंगे प्रैक्टिस सेट। देखिए सिंपल सी चीज़, रीजनिंग आपकी कंप्लीट होगी। छोटा सा चीज़ें मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग आपकी कंप्लीट होगी। आप बेशक इसको फॉलो करें या ना करें, रीजनिंग लगभग वही रहेगी। रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ एक मॉक लगाना है। जितने क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं 25 क्वेश्चन का एक मॉक लगाते रहिए। अगर आप अब भी सोच रहे हैं नहीं मैं तो अभी सीख रहा हूँ, तो अभी सीख रहे हैं तो बहुत लेट है। फिर आप 25 क्वेश्चन का एक मॉक डेली लगा लीजिए सिर्फ। ठीक है। कितनी देर में करेंगे, दिल्ली पुलिस के पेपर में जितना आइडियल टाइम आपने मान रखा हो इतनी देर में दिल्ली हो जानी चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो आपने पढ़ा है। ठीक है। बाकी 3 क्लास लेके आएंगे शिवम सर कंप्यूटर की, वो जरूर कर लेना। 3 क्लास लास्ट में आपके रिवीजन के लिए होंगी, आप अच्छे से रिवीजन कर ले सकते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात आती है मैथ्स की। मैथ्स का डेली एक मॉक लगाइए, मॉक 15 क्वेश्चन का एक मॉक लगाइए डेली। अभी सीखने का टाइम नहीं है आपका, सीख आप चुके होंगे। तो कहने का मतलब 15 मिनट ये हो गए, 25 मिनट मैक्सिमम ये मान लो, 40 मिनट, और ये क्लास करोगे तो डेली का 1 डेढ़ घंटे तो मॉक का इसमें चला गया। ठीक है। अब बात आती है जीएस की, 50 मार्क्स की। 50 मार्क्स। जो लोग नायक, इतने दिन से शोर मचाया था मैंने, नायक कर लो, नायक कर लो, थम्स अप करके बताओ, नायक लिख के बताओ। ऐसे लोग जिन्होंने नायक किया था वो नायक लिखो एक बार, मुझे भी एक आइडिया होगा कितने ऐसे बच्चे हैं। बोलेंगे भी फटाफट से। मिनी मॉक चल जाएंगे, निश्चिंत रहिए, मिनी मॉक चल जाएंगे। बताओ एक बार फटाफट से। अब 50 क्वेश्चन के लिए जो लोग नायक कर चुके थे, एक तो वो, एक जो सिलेबस को पढ़ चुके, यानी कि यकीन 1.0 में वो कर चुके थे, यकीन 2.0 में पढ़ रहे हैं। 2.0 से तो वो रिवीजन ही कर रहे होंगे, बहुत दिन से हम बोल रहे थे 2.0 रिवीजन के लिए, नहीं भी होंगे बहुत सारे बच्चे। भाई वाह, नायक 2.0, नायक 2.0, नायक 2.0, बहुत सारे साथियों ने लिखा नायक कर चुके हैं, मतलब मैक्सिमम लिख रहे हैं, 99% बच्चा लिख रहा है नायक। कोई दिक्कत ही नहीं है,
उसको एक बार रिवाइज कर लो, एक सेट डेली रिवाइज कर लेना नायक का, एक सेट। देखना जीएस के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नायक जो आपने पढ़ा था उसका एक सेट, दो सेट डेली रिवाइज करो, एक सेट दो सेट, क्योंकि आपने पढ़ा था, आपने उस टाइम पे भी रिवाइज किया था, अभी पढ़ोगे मुश्किल से 10 मिनट में शायद एक सेट को आप पढ़ लोगे, 10 मिनट में, 15 मिनट में पढ़ लोगे, आधे घंटे में एक सेट, दो सेट हो गए दिन में। रिवीजन डेली कम से कम आधा घंटा रिवीजन कर लो, किसी एक टॉपिक को उठा लो, टॉपिक वाइज भी आप पॉलिटिक पढ़ोगे, पॉलिटिक नोट्स पढ़ोगे, बड़े आराम से आधे घंटे में बहुत कुछ आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से। अब बात आती है जो मैंने बताया था प्रैक्टिस सेट होगा नया, तो भैया लास्ट टाइम पे हमारे प्रैक्टिस सेट को आप हमेशा कराते हो, उसको कराओ ताकि हमारा स्कोर इम्प्रूव हो। पहले मेरा प्लान था कि मैं आपको 25 सेट कराऊं, तो 25 सेट के लिए तो दिन बचे नहीं है 25। इसको हम शुरू कर रहे हैं 1 दिसंबर से, डेली, डेली होगा सुबह 9 से 11, लिख दो एक बार टाइमिंग सारे लोग, सुबह 9 से 11, 1 दिसंबर से। इसका वीडियो बनाकर भी जिन साथियों को नहीं पता, यूट्यूब पर भी हम लिख देंगे, इसको यूट्यूब पर भी बना देंगे। डेली होगा सुबह 9 से 11, ठीक है। आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए होगा, ये प्रॉमिस करते हैं, इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। ये सब आपको अभी लास्ट टाइम पे करना है, 3 सब्जेक्ट की चिंता ना करके जीएस पे फोकस की, ठीक है। बाकी के मॉक भी लगा दीजिए। सर मैंने नायक 2.0 और विजेता दोनों की थी, मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है। मैं हमेशा से बोलता रहा था, पिछले, ये समझो तुम पिछले साल से बोल रहा था मैं, नायक कर लेना, विजेता कर लेना, दिल्ली पुलिस यकीन बैच में तो बहुत बार बोला था, ठीक है। शुरू करें बॉस, शुरू करें, शुरू करें, ठीक है, ये जरूर करना, जरूर। 1 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं, मंडे सुबह 9 से 11, और लिख दें भैया जरूर करेंगे। अभी क्लास की तरफ करते हैं। अब भैया हिस्ट्री की बात आई, तो हिस्ट्री एक तो तरीका ये है कि आपके पास यकीन बैच में हिस्ट्री है, आप उससे हिस्ट्री को फटाफट देख के निपटा लीजिए, या ये है दूसरा तरीका। पहला तरीका समझिए फर्स्ट, दूसरा तरीका ये है कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम डेली इसको पढ़ते ही रहेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, हम ऐसा नहीं है कि इसको क्लास को बंद करें। मैं आपको बता दूं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, आप सिर्फ एग्जाम के टाइम पर उन्हीं पर फोकस रखें, अतिरिक्त कहानियाँ, अतिरिक्त बातों से हम मतलब ना रखें, ठीक है। आपको अतिरिक्त बातें, अतिरिक्त कहानियाँ यदि जाननी है तो उसके लिए भी आप हिस्ट्री का कोई भी जो चैप्टर यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसको आप यूट्यूब पर मेरे नाम से लिख के सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका सही है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो चीज़ें होंगी, जिनका एग्ज़ाम से लेना देना है, उन सब चीज़ों पर हम एकदम से अच्छे से फोकस रखें। भैया आप हमें बता देना महत्वपूर्ण क्या है, हम उसको बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। इस तरह हमारा एग्जाम में स्कोर अच्छा होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, कमल परिवार कह रहे हैं तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। बहुत बढ़िया, थोड़ी सी बूंदा बांदी है, बरसात थोड़ी है। चलिए ठीक है बॉस, शुरू करें। ओके, शुरू करते हैं। घबराना नहीं है, घबराओगे तो स्कोर डाउन होगा। स्कोर अच्छा करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, हाँ इसीलिए तो पढ़ रहे थे, एग्जाम डेट आ गई, आनी ही थी। अच्छी बात है, नहीं तो लोग इंतजार करते रहते थे महीनों महीनों, एग्जाम की डेट नहीं आती, इसीलिए टाइम से तैयार होना चाहिए। ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस, वेरी गुड, ठीक है। अब कोई बात नहीं करेंगे, इधर आएंगे। औरंगजेब मुझे बताइए कौन से नंबर का मुगल शासक था। शाहजहां को इसने 1658 में कैद कर लिया था। आप सब बताएं मुझे फटाफट से, शाहजहां की मौत किस साल हुई थी। तो 1666 में हुई। दिल्ली की गद्दी पर दूसरा सबसे लंबा शासनकाल इसी का है, क्योंकि कितने वर्ष बैठ गया ये भी, 49 ईयर्स। अकबर के बराबर ही इसका भी कार्यकाल रहा, लेकिन अकबर से 2 महीने कम है। इसकी उपाधि बहादुर थी, इसको जिंदा पीर कहा जाता है, क्योंकि बहुत साधारण जिंदगी इसने जी, अपने ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं किया। आलमगीर शाही दरवेश, शाही दरवेश इसको कहा जाता है। इसके 2 राज्याभिषेक हुए, एक तो आगरा में 1658 में,
और एक अगले साल 1659 में दिल्ली। आगरा में जब इसने सामूगढ़ का युद्ध जीता था तभी अपनी ताजपोशी करा ली थी, और उसके बाद में फिर दिल्ली पहुंचा तब इसने अपनी ताजपोशी कराई। ठीक है। कब गद्दी पर बैठा औरंगजेब, ये बात याद रखें। इसके शिक्षक लतीफ सुल्तानपुरी थे। जहां मैं महत्वपूर्ण लिख दूं उस बात को छोड़ना नहीं है। ठीक है। अब कोई भी साथी बात करता हुआ ना दिखे अतिरिक्त, जो मैंने बताया ये फॉलो करें। ठीक है। और इसके अलावा अन्य कोई बात यदि आप पूछते हैं तो उसका फिर जवाब नहीं है साथी, फिर तो फिर बातें करनी है। आप ये बोलो अब कोई बातें नहीं, ये करेंगे हम और पक्का करेंगे। यहाँ पर देखो, माता मुमताज महल इसकी रही क्योंकि शाहजहां की वाइफ है। इसके पिता शाहजहां। औरंगजेब की पत्नी का नाम है दिलरास बानो बेगम, जिसको कहते हैं रबिया उद दुर्रानी। वो फारस के राजघराने से थी और अपनी पत्नी की याद में उसने बनवाया था, रबिया उद दुर्रानी की याद में क्या बनवाया था बताओ? दक्षिण का ताजमहल। जो ताजमहल की कॉपी था। ये भी कह रहा हमारे पिताजी ने हमारी मम्मी के लिए बनवाया तो हम भी बनवाएंगे दक्षिण का ताजमहल। पत्नी का नाम याद रखेंगे। औरंगजेब 2 बार दक्षिण का सूबेदार बना था राजा बनने से पहले, 1636 से 1644। बीच में कुछ वर्षों में अफगानिस्तान, बल्क देशों में इसकी ड्यूटी रही। फिर 1652 से 57 ये दक्षिण में सूबेदार था। औरंगजेब थोड़ा, मैं आपको बता ही चुका हूं कि बहुत साधारण तरीके से वो रहता था और बहुत कट्टर था। कट्टरता उसके अंदर भरी हुई थी। वो चाहता था उसका कानून इस्लाम के अनुसार उसका साम्राज्य चलना चाहिए, शरीयत के अनुसार उसका साम्राज्य चलना चाहिए। बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि औरंगजेब इतना धर्मांध था कि अगर उससे यह बोला जाता कि उसको राजगद्दी चाहिए या उसको धार्मिक कट्टरता, तो वो अपने धार्मिक कट्टरता को चुनता। उसके लिए उसका धर्म पहले था और ये सब सुविधाएं, ये सब चीजें बाद में थी। ठीक है। आगे आगे। औरंगजेब ने नौरोज उत्सव, इसको क्या करा दिया? बंद करा दिया। मैं क्रॉस लगा रहा हूं, इसका मतलब है क्या करा दिया? बंद करा दिया। शुरू किसने कराया था आप बताएं? चित्रकारी को उसने बंद करा दिया। राजा और रानी आते थे, जैसे अमिताभ बच्चन हाथ हिलाता है ना आके, आए जनता आती है देखने, इसने बोला ये क्या है? ये देव दर्शन है। ऐसे देवता दर्शन देते हैं हिंदू धर्म में, इसको बंद करो। सिक्कों पर जो प्रशंसा लिखी जाती थी, इसने कहा था कोई भी प्रशंसा के योग्य नहीं है, बंद करो। राजपूतों को जो टीका लगाते थे उसको भी बंद करा दिया। ज्योतिष, सती, दास, नाचने की प्रथा, गाना, सब इसने बंद करा दिया। इसीलिए तो फिरोज शाह तुगलक को कहा गया था सल्तनत काल का औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब ने इस्लाम के विरोध में पेंटिंग बंद करवा दी थी। ठीक है, पेंटिंग्स जो होती हैं। इसके समय पर 1661 में नेतृत्व किया मीर जुमला ने, जो कि असम अभियान किया। बहुत बार पूछा जाता है औरंगजेब का जो असम अभियान हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ था, क्योंकि असम को जीतने का श्रेय जो बहुत कठिन था वो मीर जुमला को दिया जाता है। इसके बाद में जब इसकी डेथ हो गई तो औरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां कौन है? शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा है। ठीक है। आगे। फिर इसके समय होता है सतनामियों का विद्रोह। सतनामी लोग थे जो कबीर के अनुयायी थे, मेवात क्षेत्र में, हरियाणा वाले क्षेत्र में। इन्होंने एक खबर फैला दी थी औरंगजेब की सेना में कि इनकी जादू टोना इनके पास है, औरंगजेब की सेना की तलवार और गोलियां इनको नहीं लगेंगी। लेकिन औरंगजेब तो आप जानते हैं, उसने बोला अच्छा गोलियां नहीं लगेंगी, उन्होंने कुछ विद्या सीख रखी है, समझ गया, चाला चाल है मेरी सेना को कमजोर करनी। तो उसने भी बंदूक और तलवारों पर कुछ कपड़े बंधवा दिए थे, बोला अब लग जाएंगी। इसके बाद में 2000 सतनामी मारे गए थे, कबीर के अनुयायी। सिख विद्रोह हुआ 1675 में। औरंगजेब ने 9वें जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या करा दी थी। ये बहुत पूछा जाता है। इसका कारण ये था क्योंकि कश्मीर के ब्राह्मणों को औरंगजेब ने टाइम दे दिया था कि 6 महीने में, 6 महीने का वक्त है, वो अपने आप को इस्लाम में बदल ले। तो उन्होंने पत्राचार किया कश्मीरी ब्राह्मणों ने आपका गुरु तेग बहादुर जी के साथ में। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा आप ये कह देना सिर्फ कि वो गुरु तेग बहादुर को मुसलमान यदि बनाने में सफल हुए तो हम भी बन जाएंगे। ऐसा ही कहा सबने। भाई औरंगजेब को भी पता चला अच्छा ये चैलेंज है हमारे लिए। तो उसने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ से अच्छा एक ही व्यक्ति को प्रताड़ित करके बना लो, तो इससे ज़्यादा आसान क्या होगा, सब मान जाएंगे, है ना, जब यही शर्त है तो 5 दिन तक जितने घोर कृत्य किए जा सकते थे गुरु तेग बहादुर जी के साथ में वो किए गए।
लास्ट में शीशगंज गुरुद्वारा जो है दिल्ली में, उसका नाम शीशगंज इसीलिए है क्योंकि औरंगजेब ने इनका शीश कटवा दिया गुरु तेग बहादुर जी का, जब ये नहीं माने, नाखून उखाड़ लिए, खाल उखाड़ ली, जो कुछ एक आपका इनके साथ किया जा सकता था तो कृत्य, तो वो खराब से खराब काम इनको प्रताड़ना देने का इन्होंने किया। 5वें दिन इनके जब दिख गए कि इनके इरादों को हम नहीं डगमा सकते हैं, तब गुरु तेग बहादुर जी की हत्या इसने कर दी थी। ठीक है बॉस। सर करंट किस तरह करनी चाहिए उसके लिए भी प्लीज गाइड कीजिए। मंथली नहीं, करंट अफेयर्स के लिए डेली क्लास लाएंगे सर, डेली डेली एक क्लास लाएंगे। ठीक है, कल हमारी बात हो चुकी है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है, हम बता चुके हैं क्या क्या करना है, किस किस को किस तरह से लेके आनी है क्लासेस। कल सब कुछ डिसाइड हो चुका है, आज एक वीडियो आएगी और उस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आपके लिए क्या होने वाला है इन 15 दिनों में। ठीक है, आज वीडियो ले आएंगे, तैयारी उसको कल कर चुके हैं, अंकित सर आज बता देंगे आपको। ठीक है, डन, थम्स अप करिए। राजपूतों का विद्रोह हो गया। 1678 में मारवाड़ पर अधिकार किया, मंदिर तोड़े गए। मेवाड़ ने मारवाड़ का साथ नहीं दिया था यहाँ पर। मुगल सेना ने उदयपुर पर नियंत्रण कर लिया था। दरअसल में इन दिनों में दुर्गादास राठौड़ जी थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था आपका राजपूतों को, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो जसवंत सिंह थे राजपूत राजा, वो खत्म हो गए थे। औरंगजेब ने उनके उत्तराधिकारी को पहले ही जहरीले वस्त्र वगैरह पहन के मरवा दिया था। ठीक है, औरंगजेब के पुत्र अकबर का विद्रोह। ये औरंगजेब का पुत्र अकबर है। एक तो अकबर था, कब से कब तक गद्दी पर था बताओ फटाफट से। औरंगजेब से पहले अकबर, अकबर था 1556 1605, वो अकबर नहीं है, इसने अपने बेटे का नाम भी अकबर रखा। ठीक है सर, दिखाएं ऊपर क्या पूछ रहे हैं पंकज भाई। गुरुजी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मुझे पूरी याद है, येलो बुक से पूरी याद है। अब आपके 15 प्रैक्टिस सेट से अच्छा स्कोर हो जाएगा, प्रॉमिस टू यू। देखो, जो बेसिक जीएस जानते हैं, बेसिक का मतलब कॉमन बीएस जीएस, भाई जिनको कॉमन पता है, हाँ पॉलिटी में इतने अनुच्छेद हैं, ऐसे होता है आपका, नागरिकता के इस भाग में है, मतलब कॉमन जो जानकारी है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, जो कॉमन जानकारी, ऐसे ही इतिहास में आपको कॉमन जानकारी होंगी किस वंश का, जिनको कॉमन जानकारी है, मैं ये कहता हूँ 15 सेट के बाद में उनका स्कोर बहुत इंप्रूव होगा। इसको खुद एग्जाम के बाद आप बोलोगे। ठीक है बॉस। औरंगजेब के पुत्र अकबर का विद्रोह हुआ। अकबर वर्सेस औरंगजेब, प्लस में मुअज्जम जो कि अकबर का बेटा ही था, और ये अकबर जो है भाग के चला जाता है दक्षिण में संभाजी महाराज के पास में, वहाँ ये दक्षिण में रहा। 1682 में अकबर के पीछे औरंगजेब दक्षिण गया, और 1686 में आदिल शाह के पुत्र सिकंदर शाह से बीजापुर जीता। यानी कि ये घटना बता रही है कि औरंगजेब 1682 में दक्षिण गया, गद्दी पर कब बैठा था, 1658 में। यानी कि लगभग आपका अपने शासन के आधे दौरान वो उत्तर भारत में रहा, और आधे शासन उसका दक्षिण भारत पर रहा। और दक्षिण भारत में औरंगजेब फंस के रह गया था, काफी सफल भी हुआ लेकिन फंस के रह गया। देखिए, दक्षिण में उसने 1687 में गोलकुंडा जीता, यहाँ का शासक था अब्दुल हसन कुतुब शाह, और उसी के एक व्यक्ति अब्दुल्ला गनी की गद्दारी से वो मारा गया था। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदार 33% हुआ करते थे, 33%, लेकिन विश्वास नहीं करता था, बहुत शक की दृष्टि से देखता था ये हिंदू सरदारों को। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 21 हो गई थी, 21। ठीक है, अकबर के समय पर आप देखोगे सूबे जो थे वो 15 थे, 15। सर ये जीएस का पैटर्न सबके लिए लागू होगा, अरे कांस्टेबल के लिए बताया जाता है ना। अब देखो, ड्राइवर के लिए तो जीएस वैसे ही कम आती है, उसी रेशियो में पढ़ना, सेम सबके लिए सेम फॉलो करनी है कुलदीप जी भाई जी, है ना। क्योंकि अभी जानते हो बाकी सब लोगों के पास है तो वो तो एक एक बार और रिवीजन कर लेंगे जिनका जनवरी में एग्जाम। आप लोगों के लिए बात थी जिनका दिसंबर में एग्जाम। इसने दिल्ली में बेतुल उलूम पुस्तकालय बनवाया था। औरंगजेब के समय सूबे भी पूछे जाते हैं आगे। औरंगजेब ने जो निर्माण कार्य करवाए उनमें बादशाही मस्जिद लाहौर, आलमगीर मस्जिद बनारस, मोती मस्जिद लाल किले के परिसर में, कहाँ पर है मोती मस्जिद, लाल किला दिल्ली में। औरंगजेब की मस्जिद, बीवी का मकबरा किसने बनवाया, औरंगजेब ने, और बीवी का मकबरा कहाँ पर है, औरंगाबाद। इसका नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया है बताएंगे। अबे चुप पढ़ लो बुद्धू।
एक को कुछ नहीं पता है, ना उसको पेपर से पता है ना क्लास से पता है, उसको ये पता है कि व्हाइट बोर्ड लगा दो। वो बुद्धू व्हाइट बोर्ड आंखें खराब करता है, इसीलिए इसका कलर बदला गया। कलेक्शन के चक्कर में आंखें खोदोगे और फिर फिटनेस टेस्ट में बाहर हो जाओगे। कौन सिखाए तुमको इतनी बातें। बीवी का मकबरा, अच्छा हमें कोई वाइट से परेशानी है ब्लैक से? इसलिए ताकि आपकी आंखें बची रहें। बीवी का मकबरा, ताजमहल की गंदी नकल इसको कहा जाता है। पहले ताजमहल किसने बनाया था, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं? पहला ताजमहल किसने बनवाया था? तो आप कहेंगे भैया ये ताजमहल वो तो शाहजहां ने बनाया, मुमताज महल अपनी वाइफ के लिए, तो इसने भी बनवाया लेकिन अच्छा नहीं बन पाया, इसीलिए उसको बोला गया है कॉपी ऑफ ताजमहल। दक्षिण का ताज इसको कहा गया। रबिया की याद में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह, आजम शाह ये औरंगजेब का बेटा था, इसी की जिद थी, जैसे हमारे दादा ने बनवाया ऐसा तुम बनवाओ हमारी माता जी के लिए। इसके वास्तुकार थे अततुल्ला। अब मुगल शासन व्यवस्था की बात करते हैं, जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। केंद्रीय शासन व्यवस्था, यानी कि जो केंद्र था, जो दिल्ली या आपका आगरा का दरबार था, वो किस तरह से शासन को संभालता था? सबसे टॉप हायरार्की में कौन था? मुगल बादशाह। ये ऐसे ही है जैसे कि किसी देश का तंत्र होता है, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री की मदद के लिए कैबिनेट होगी, ऐसे ही फिर राज्य स्तर पर बात आएगी। ठीक है, फिर राज्य में सीएम होता है, फिर आपका मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट में, फिर आपका स्टेट मिनिस्टर होते हैं, फिर इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं कि नहीं होते? हाँ जी भैया। तो ये जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी, इसमें पहला शासक था मुगल बादशाह, सबसे टॉप होता था। फिर होते थे उसके मंत्री, मंत्रियों में सबसे ऊपर होता था प्रधानमंत्री, जिसको वकील मुतलक या वजीर भी कहते थे। ये सभी मंत्रियों का प्रधान होता था, ये जानने की बात है। आपको ये बात महत्वपूर्ण है कि जो मुगल सेना थी उसमें प्रधान सेनापति कौन होता था? उसको बोलते थे मीर बख्शी। ठीक है। सद्र उस सद्र, धार्मिक विवाह, धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह देना। धार्मिक मामले किसके थे? सद्र उस सद्र के। भूमि पर जो भी कर लगना होता था तो उसको बोलते थे, अतिरिक्त कर जो लगाते थे ये लोग, उसको बोला जाता था अव्वाब। लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण करने के लिए एक अधिकारी होता था, सरयूरगल या मदते मास। ठीक है, सरयूरगल ये अधिकारी का नाम नहीं है। लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण करने के लिए जो व्यक्ति होता था, जैसे मैंने अभी बताया आपको, उसको अव्वाब कहते थे। लेकिन लगान जो मुक्त भूमि होती थी उसको बोलते थे मदते मास। जैसे राजा ने दान कर दी मदद के लिए, सिखों को दान कर दी अकबर ने, है ना, कि आपका बीबी बानी के कहने पर 500 बीघा जमीन। काजी होता था मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक व्यक्ति को काजी बनाया था दिल्ली का, उसका नाम बताओ जरा। मुहतशिब, प्रजा के आचरण की देखभाल। मीर सामा, महल के दैनिक कार्यों के लिए, कारखाने की देखभाल। मीर आतिश, शाही तोपखाने का नियंत्रण करता था। दरोगा ये डाक चौकी, ये जो स्पाई होते थे, गुप्तचर होते थे, उनका प्रमुख होता था। अब प्रांत की बात कर रहे हैं भाई, एक तो केंद्र हो गया, केंद्र स्तर पर। अब बात करें प्रांत स्तर पर। सूबेदार को जिम्मेदारी मिलती थी, जैसे कि यहाँ पीएम होता था, और यहाँ जैसे अभी सीएम होता है प्रांतों में, तो यहाँ पर वहां पर कौन था केंद्र में? वहां प्रधानमंत्री। बताइए फटाफट से, प्रधानमंत्री बोले या फिर क्या बोलोगे? हमने आपको बताया तो वकील मुतलक बोले या वजीर बोले? यहाँ आएंगे। तो इसमें टॉप मोस्ट प्रांत में सबसे चीफ मुख्य पद कौन सा होता था? सूबेदार। दीवान ये फाइनेंस देखता था। सेना देखता था, जैसे वहां पर कौन था? मीर बख्शी, तो यहाँ पर सिर्फ बख्शी। बख्शी कहाँ होता था? स्टेट में। वाक्यान्वीस ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। कोतवाल शांति सुरक्षा सफाई के लिए होता था। सदर और काजी न्यायिक कार्य के लिए। फिर आती थी सरकार, जैसे आज डिस्ट्रिक्ट होता है, केंद्र हो गया, ये स्टेट हो गई।
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आज कौन संभालते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो इनके समय पर सबसे बड़ा सैनिक अधिकारी, जैसे आज एसपी एसएसपी होते हैं आईपीएस ऑफिसर्स, इनके टाइम पे होता था फौजदार। खेती वगैरह के लिए होता था अमल गुजार। अमल गुजार का संबंध किससे था, बहुत बार पूछा गया है, लगान और खेती से। बितिकची ये भूमि के डॉक्यूमेंट्स को देखता था, जैसे आज पटवारी वगैरह देखते हैं। बात क्लियर है। परगना का जो शासन है, परगना, अब इससे भी नीचे परगना मतलब तहसील। हमने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट पर, अब बात कर रहे हैं तहसील स्तर पर। आपकी भी कोई तहसील होगी, आपका कोई जिला होगा, आपका कोई स्टेट होगा, और फिर देश के आधार पर। तो तहसील में सबसे ऊपर जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको बोलते थे सिकदार। वित्त अधिकारी आमिल हुआ करता था, आमिल बहुत पूछा जाता है। फाइनेंस ऑफिसर परगना स्तर पर मुगल शासन में कौन था। गौरव जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, 1333 में मोरक्को से आया था इब्न बतूता, उसी को। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पर देखना, ये औरंगजेब के बारे में लिखा हुआ है कि वो कुशल वीणा वादक था, यानी कि वो वीणा बहुत अच्छी बता जाता था। उसके समय कुछ विदेशी आए, थैवनॉट, गोमल करेरी, जॉन फ्रियार। गोमल करेरी पूछा जाता है कहाँ से आया था, इटली से। कहाँ से आया था, इटली से। किसके समय, औरंगजेब के समय आया था। आप सबको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया था, बताइए किस वर्ष, किस वर्ष। तो आप कहेंगे भैया जो जजिया को खत्म किया था आपका, उसने, मैंने आपको बताया था दातीज, यानी कि दास प्रथा को उसने 1562 में खत्म किया। तीर्थ यात्रा कर को उसने 1563 में, और जजिया को 1564 में। ठीक है। 1679 में पुनः जजिया इसने लगा दिया, लेकिन इसने फिर से शुरू कर दिया था पुनः जजिया। पुनः का मतलब फिर से। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह हुए, चूड़ामन जी ने किया यूपी में। गोकुल नेतृत्व कर रहे थे राजा राम। राजा राम ने तो ये कर दिया था, अकबर की अस्थियां निकलवा ली थी। ठीक है, जहांगीर की और अकबर की, और उनको कहते हैं, उनको आग लगवाया था इसने। बोले थे यहाँ भारत में नहीं चलेगा ये सब। तो ये बहुत विद्रोही थे, जाट नेता थे, जाटलैंड के। यानी कि आपका अब देखोगे भरतपुर इलाका, मथुरा, इस सब के वॉरियर्स थे, योद्धा थे, जो मुगल शासन से जो टकराए थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई, और इसका मकबरा जो बना वो बना संभाजी नगर, महाराष्ट्र में, जिसको पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है बॉस। अब औरंगजेब की मौत के बाद में शुरू होता है आधुनिक भारत का इतिहास। सर हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 से 8 क्वेश्चन आएंगे। तो सर प्रैक्टिस सेट आप कब से कराएंगे, आज ही क्लास में बता चुके हैं, 1 दिसंबर सुबह 9 बजे से। अपने सब साथियों को भी आप बता दीजिए। ठीक है, आज ही बता देना है, लिख करके, सूचना दे करके। 1 दिसंबर सुबह 9 बजे मैं वीडियो भी बना दूंगा, यूट्यूब पर भी डाल देंगे, ताकि सब लोगों को पता चल जाए। आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं। औरंगजेब के बाद में औरंगजेब का बेटा 1707 से 12 गद्दी पर बैठा, क्योंकि औरंगजेब भी 49 वर्षों में था। सबसे उपनाम जो है इसका वृद्ध शासक था। सहाय बेखबर, इसको कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था। शाह आलम प्रथम भी इसको कहा जाता है। वास्तविक नाम है इसका मुअज्जम। ठीक है, हालांकि औरंगजेब के बाद में क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन से बनते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के समय उसके 3 बेटे जीवित थे। एक तो मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, जिसको हम कह रहे हैं। शहदा आजम, शहजादा आजम को दक्षिण में ड्यूटी मिली हुई थी, और जो शहजादा काम बख्श था उसको बीजापुर में। तो उत्तराधिकार का एक युद्ध लड़ता है, और बाकी इसके भाई बोलते हैं मुअज्जम से कि भाई हम भी गद्दी के दावेदार होने चाहिए। तो एक युद्ध हो जाता है, जिसको बोलते हैं आपका गुरु गोविंद सिंह की मदद से 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसको जाजऊ का युद्ध बोलते हैं। और कामबख्श जो आपका दावा कर रहा था सिंहासन पर, वो हार जाता है। तो इसने भाई कामबख्श को हराया। किसने हरा दिया, मुअज्जम ने। तभी तो गद्दी पे बैठेगा जब मुअज्जम जीतेगा। हाँ जी। तो गुरु गोविंद सिंह की मदद से बीबी फिदवा की उपाधि, इसको एक स्त्री इसके साथ रहती थी, पुर्तगाली स्त्री थी, उसको इसने जूलियाना की उपाधि दी थी। ठीक है, बहुत चलती थी उसकी मुअज्जम के टाइम पर। 1709 में इसने फिर कामबख्श को हराया। इसी के समय विघटन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई, और कहते हैं मुगल प्रशासन इसके बाद में बिखरने को तैयार हो गया। ठीक है, इसी के समय विघटन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। दक्षिणी सूबेदारी जुल्फिकार खां को मीर बख्शी बनाया गया।
दक्षिण में जो सूबेदारी थी उसके लिए इसने अपने व्यक्ति किसको, जुल्फिकार खां को मीर बख्शी। मीर बख्शी अभी हमने बताया क्या होता था, बताएंगे, सेना में सर्वोच्च पद होता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहादुर शाह के चार पुत्रों की बात करते हैं। बहादुर शाह के भी इसके बाद में चार बेटे हुए, जहांदर शाह, अजीम उस शान, रफीश उस शान, जमान शाह। लेकिन गद्दी पर कौन आता है, जहांदर शाह। तो जहांदर शाह कुल 1 वर्ष रहा, याद करने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा गया, एकदम पगला। बस ये गद्दी पर बैठा रहा क्योंकि मीर बख्शी जुल्फिकार खां का इसको सपोर्ट था। इसके लाल कुंवर नाम की एक महिला से संबंध थे जिसको इम्तियाज बेगम कहा जाता है। और कहते हैं दिल्ली में एक समय पर ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ लाल बेगम के आदेश चलते थे, किसी और के आदेश नहीं चलते थे। बहुत बढ़िया भूरे सिंह जी, वेरी गुड बच्चा, और लिखो 10-20 बार। आप अपनी बात यदि कभी लिखनी है तो एक बार लिखें, वो हम तक पहुंच जाती है। ये जो भैया यहाँ बैठे होते हैं इनका काम है आपकी चीज़ों को नोट करने का। आप अपनी बात को एक बार बोला करो, आप अपना ध्यान मत भटकाया करो। एक साथी एक ही कमेंट करे जा रहे हैं। सर करंट की क्लास जनवरी से नवंबर तक कराने के लिए बोलें, ऐप में कराएं, यूट्यूब पर बहुत एड्स आते हैं। बेटा वो अपने आप देख लेंगे उनके कहाँ कराना है। ठीक है, जो एप्लीकेशन से बच्चा पढ़ के चला गया होगा उसको जानकारी नहीं रहेगी इस बात की कि एप्लीकेशन में होगा। यूट्यूब पर जब क्लास चलती है तो वो कनेक्ट कर जाता है कि हाँ क्लासेस चल रही हैं, तो किसी को पढ़ना होता पढ़ लेगा वो। ये फायदा हो जाता है बस। जहांदर शाह लंपट मूर्ख है। अब बात नहीं करेंगे हम, आपसे की बात का जवाब नहीं देंगे, ठीक है। सॉरी, आपकी बात का हम जवाब नहीं देंगे। अगर इसके बाद भी आपको फिर बुरा लगे तो फिर इसमें कुछ कर नहीं सकते हम, है ना। चलिए ध्यान दीजिए प्लीज। जजिया को पूरी तरह से किसने समाप्त किया था, तो वो आपका जहांदर शाह है। इसके बाद में फर्रुखसियर आया, 1713-1719। इसको डिस्गस्टिंग रूलर अर्थात घृणित शासक कहा जाता है। इसने लक्ष्मण दास यानी बंदा बहादुर की हत्या करा दी थी, इसी के समय थे। आपको मुझे बताएं सिखों के कितने गुरु हुए थे कुल। आप कहेंगे भैया 10 गुरु हुए थे, तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने यह बोल दिया था कि भाई अब कोई गुरु नहीं होगा, अब आदि ग्रंथ के अनुसार ही शासन चलेगा। लेकिन जो सिखों की बागडोर संभाली उनके बाद में, तो एक सेना नायक थे गुरु गोविंद सिंह के बाद में, बंदा बहादुर, जिनको लक्ष्मण दास कहते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मण दास, उनकी जो हत्या कराई वो बंदा बहादुर ने कराई। इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल जिसके अध्यक्ष जॉन सारमन थे, वो भारत आया परमिशन लेने के लिए। आपको याद है मैंने बताया था जहांगीर के समय परमिशन के लिए सबसे पहले कौन आया था। भैया पेपर तक हिस्ट्री थोड़ा तेज करवाइए। अरे हो जाएगी आराम से, चिंता मत करिए, हम बोल रहे हैं ना। ठीक है, लगातार क्लास चलेगी हिस्ट्री की डेली। मेहनत जो करनी पड़ेगी वो कर लेंगे साथ मिलके। जो रिलैक्स मोड में थे वो थोड़ा तीव्र मोड में आ जाएंगे। अगले 10 दिन में हो जाएगी। और बताइए, 10 दिन में, 3-4-5 दिन में आप रिवाइज कर लेना इसको अच्छे से बाद में। ठीक है, और आप ये काम करना, सुबह की हिस्ट्री की क्लास के लिए मैं ये कहता हूँ कि इसको आपको लाइव करने की ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन की क्लास को आप इसको रिकॉर्डेड कर लेना। मतलब मैं तो लाइव पढ़ाने आऊँगा, जिन साथियों का अभी एग्जाम नहीं है दिल्ली पुलिस का या इस बैच से जुड़ गए हैं वो तो लाइव भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप, मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को आप स्पीड बढ़ा के पढ़ सकते हैं, ये आप कर लेना, है ना। मैं तो डेली पढ़ाऊंगा ही, आप रिकॉर्डेड कर लिया करना है इसको। यहाँ पर आएंगे तो अंग्रेज शिष्टमंडल जिसके अध्यक्ष कौन थे, जॉन सैरमन थे। वो भारत आया 1715 में। अब अपने साथ ही एक डॉक्टर लेके आए थे हैमिल्टन, मिलने के लिए। शिष्टमंडल मतलब मिलने के लिए। अब इन दिनों पे इस फर्रुखशियर को कहते हैं कि गलत जगह पे कोई फोड़ा था, उसका इलाज अंग्रेज पूरी जासूसी करके आते थे। इन्होंने पूरा इलाज कर दिया था इसका, क्योंकि जब बादशाह करा रहा था उन्होंने कहा था जापनाह कैसे करा रहे हो। तो जापनाह ने कहा यार बताने की बात नहीं है, लेकिन बताने दोगे क्या। उन्होंने कहा हाँ ठीक है बता दो जी। तो उसने बताया यार ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने इलाज करा दिया इसका। बहुत खुश हुआ था, व्यापार की परमिशन दे दी। इस फर्रुखसियर ने हिंदुस्तान को बेच दिया अंग्रेजों के हाथे अपने एक फोड़े के चक्कर में।
तो फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया था। और ये जो घोषणा पत्र इसने जारी किया वही इनको व्यापार करने दो, इसी को दस्तक कहा गया। इसके वजीर किंग मेकर हुसैन अली और अब्दुल्ला थे, जिनकी वजह से ये गद्दी पर था। सैयद बंधु इन्हीं को कहते हैं, किंग मेकर इन्हीं को कहते हैं। इन्हीं को श्रेय जाता है फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाने के लिए। और ये इतने मजबूत रहे थे कि इनकी वजह से फिर कई मुगल शासक आते रहे और बदलते रहे। सर हॉकिंस आया था हेक्टर नाम के जहाज पे। बहुत बढ़िया महक, अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है देखिए। सैयद बंधु थे, सैयद बंधुओं ने फिर अपने तरीके से फर्रुखसियर गद्दी से उतारा, रफीदुद्दरजात को भेजा। थोड़ा गला खराब है शायद, आवाज आपको अभी ठीक से आ रही हो बताएंगे। 3 महीने का शासन इसका कुछ रहा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यह रफीजुस्सान का पुत्र था। रफीदुद्दौलत आया, ये रफीदुद्दरजत का बड़ा भाई था। ये रफीदुद्दरजत जो गद्दी पे बैठा था, इसको शाहजहां द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेफिश्वार आया था 1719 में, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल याद रख लेना, ये रंगीला आदमी था, एकदम रंगीन मिजाज का। ठीक है, इसका मूल नाम था रोशन अख्तर। तो किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? इसके इसने क्या किया, चिंकलिज खान एक हैदराबाद का व्यक्ति था, आसफ जहां, बहादुर व्यक्ति था। उससे मिलके इसने जो इसके शासन के लिए कंट्रोलिंग पावर्स थे, सैयद बंधु जो पिछले 3-4 राजाओं को जब बनाते जब हटा देते, मुगलों में इतनी चलने लग गई थी किंग मेकर की, सैयद बंधुओं की, इसने सैयद बंधुओं को ही मरवा दिया। ठीक है, ठीक है स्नेहा बच्चे। मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर बने स्वतंत्र राज्य, फिर इसका ध्यान बोलते हैं कि रंगारंग कार्यक्रमों में ज़्यादा रहता था, ये अपने आप को बिजी रखता था, इसका शासन पर उतना ध्यान नहीं था। तो इसके समय बहुत सारे साम्राज्य क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। यानी कि 1722 में, 1723, 1722 से 1726 का दौर था वो, 1722 से 26 के दौर में। हैदराबाद में आसफ जहां ने अलग वंश की स्थापना कर ली। अवध में सादत खान, ये बहुत पूछे जाते हैं। बंगाल में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना किसके समय पर, मुर्शिद कुली खान ने की। तो आप बोलेंगे सबको मोहम्मद शाह रंगीला, एमएसआर है, मोहम्मद शाह रंगीला एमएसआर के समय। मथुरा और भरतपुर में बदन सिंह, ये तीनों ज्यादा पूछे जाते हैं। बाजीराव ने जो दिल्ली पर आक्रमण किया था वो किसके समय पर किया था, इसी के समय किया। दिल्ली छोड़ के भाग गया था ये बहादुर। ये अगर इनकी बात करें, बाजीराव प्रथम एक पेशवा कमांडर थे, 1720 से 1740 उस दौर में आए। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1719 को हुआ। 1739 में ही दिल्ली पर, यह देख के कि दिल्ली पर एक कमजोर शासक बैठा हुआ नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं, नेपोलियन का मतलब वो ईरान में युद्ध नहीं हारा था, इसने आक्रमण किया। और ये भारत से क्या लूट के ले गया था, कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, 70 करोड़ के जवाहरात, 70 करोड़ के जवाहरात। ठीक है, इसके बाद अहमद शाह गद्दी पर आया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आलमगीर द्वितीय गद्दी पर आया, शाह आलम द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा शासनकाल किसका बताया था मैंने आपको, याद है, अकबर का। अकबर कब से बैठा था, 1556 से 1605। फिर 1658 से 1707 औरंगजेब दूसरा। तीसरा मुगल क्या बोलेंगे शासनकाल किसका है, बोलेंगे क्या पुष्पेंद्र परिहार में, समझा नहीं बच्चा, पढ़ा करो पढ़ा करो, तारा राना पढ़ते रहिए अच्छे से बच्चे। ठीक है, बात नहीं करेंगे कोई भी। तीसरा सबसे लंबा शासनकाल ये शाह आलम द्वितीय का है। राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी वो अकबर द्वितीय ने दी। किसने, अकबर द्वितीय ने। इसको हम द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी क्योंकि अंग्रेजों ने जब अकबर द्वितीय की पेंशन एक बार बंद कर दी थी, तो उसकी पेंशन बंद होने के बाद में अंग्रेजों से बातचीत करने के लिए राजा राम मोहन राय गए थे, क्योंकि ये तो कहता भैया हमको बात करनी नहीं आती अंग्रेजी में, तुम कर लोगे। तो ये द्वितीय अंतिम है, यानी कि इसके बाद में एक और रहा। और दिल्ली पुलिस हमेशा क्वेश्चन पूछती है अंतिम मुगल बादशाह कौन था। एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस, इनका हर बार का रूटीन है, 2-3 सेट में इस क्वेश्चन को पूछते हैं।
तो ये अंतिम मुगल बादशाह रहा। हाँ, एक चीज और गाइड करनी थी मुझे आपको। इस बार दिल्ली पुलिस के सिलेबस में क्या लिखा हुआ था? जीएस और करंट अफेयर्स। अभी ग्रुप डी आप देख रहे हो क्या चल रहा है? ग्रुप डी मैं आपको गाइड कर देता हूँ साथी, बहुत अच्छे से मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जीएस और करंट अफेयर्स में ऐसा भी हो सकता है कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछी जाए। अभी पैटर्न में ये आ भी रहा है। तो आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ते ही आए, डेली करंट अफेयर्स अपने नोट्स को रिवाइज करके रखना अच्छे से। और जीएस बाकी, है ना, इसमें स्टैटिक जीके को वेटेज दे के रखना। स्टैटिक जीके को, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, इसको वेटेज दे के रखना। और करंट अफेयर्स को मैं कहूँ 4 सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा वेटेज पर रखने हैं। 4 सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वेटेज पर, इनको 4 आपको रखना है। ठीक है। 1857 की क्रांति हुई और इस क्रांति में कैद करके अंग्रेजों ने इसको कहाँ भेज दिया? बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया था। वहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। जफर नाम से एक कविताएं लिखता था। इसके समय पर एक शायर थे मिर्जा गालिब। आप सुनते भी हो ना इस बात को जो मैंने बोला है, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है। हो कुछ भी, देखो किसी को नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सिलेबस दे रखा है, आपने सिलेबस पढ़ा होगा, तो उन्होंने स्लैश करंट अफेयर्स दे रखा है, तो इसीलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि करंट अफेयर्स पहुंचे जाए, ज़्यादा पूछी जाए। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, बहुत ज़्यादा प्रबल चांसेस हैं इसके, इसलिए रिवाइज करके रखना अपनी करंट अफेयर्स को। यहाँ आएंगे सिख धर्म की, अगर हम बात करते हैं, सिख धर्म में कितने गुरु हुए थे? तो सिख धर्म में जो है आपका पहले संस्थापक याद रखना गुरु नानक देव जी हैं। सिख का अर्थ होता है शिष्य। इनका जन्म हुआ 1469 में, मृत्यु इनकी हुई 1539 में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन करतारपुर नगर इन्होंने ही बसाया। इनका जन्म स्थान जो है वो तलवंडी है, अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनके पिता मेहता कालू थे और माता थी इनकी तृप्ता देवी। तृप्ता देवी। संगत और पंगत आपने देखा होगा, बहुत सारे गुरुद्वारों में आपका खाने के लिए मिलता है, लंगर व्यवस्था होती है, बैठ के खाया जाता है, सबको खाना खिलाया जाता है। तो संगत और पंगत लंगर व्यवस्था को इन्होंने शुरू किया। पुस्तक इनकी का नाम है जपू जी, और एक किताब लिखी इन्होंने बाबर वाणी, जो बाबर के विषय में इन्होंने लिखी थी, बाबर के विषय में। सर करंट अफेयर्स 2025 पे ज़्यादा ध्यान दें। हाँ, 2025 का एंड होने को है, तो शुरुआती 6 महीने 2025 वाले और लास्ट वाले 6 महीने। ठीक है, यानी कि 6-8 महीने आपके, और पिछले साल के भी 2-3-4 महीने लास्ट वाले। मंथली के भी तो बने हुए होंगे ना आपके नोट्स, तो एक बार वो रिवाइज कर लेना। अगर आप अच्छे से पढ़े और समय समय पर रिवीजन करते रहें तो ये 10-10 मिनट में रिवीजन हो जाता है। एक मंथ का रिवीजन आप 10-15 मिनट में कर सकते हो, अगर आपने पढ़ा था। लेकिन आप जब भी नहीं पढ़े थे ना रिवीजन किया था और आप सोच रहे हैं आप सब कुछ कर लें, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति इन्होंने कालीबेन या बेई नदी के तट पर की, और अपना उत्तराधिकारी इन्होंने लहना को नियुक्त किया। किसको उत्तराधिकारी बनाया था? बाबर और हुमायूं के समकालीन ये रहे। कबीर और चैतन्य महाप्रभु इनके समकालीन व्यक्ति थे। इनकी 550वीं जयंती 2019 में मनाई गई थी। ठीक है। दूसरे गुरु कौन हुए थे? गुरु अंगद देव। पहले कौन हुए? बोले नानक देव, उनके बाद में अंगद देव। अंगद देव गुरु नानक जी के शिष्य थे। इनके बचपन का नाम लहना था, इन्हीं को उत्तराधिकारी बनाया। गुरुमुखी लिपि, हर भाषा की एक लिपि होती है। आप हिंदी में अगर कै ख गै लिखते हैं, तो आप कहेंगे भैया हिंदी में क्या क्या गए लिखने के लिए किसी विशेष लिपि की, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। ABCD लिखने के लिए रोमन लिपि की जरूरत होती है। उर्दू लिखने के लिए अरबी चाहिए। ऐसे ही गुरु अंगद देव ने पंजाबी लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि को शुरू किया, यानी पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है उसके योगदान देने वाले व्यक्ति गुरु अंगद देव है। लंगर व्यवस्था को इन्होंने स्थायी कर दिया। नानक देव ने शुरू किया, इन्होंने स्थायी कर दिया। पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार किया कि भाई हमको एक अलग भाषा शुरू करनी है। 1552 में व्यास नदी के तट पर इन्होंने देह त्याग किया। तीसरे गुरु गुरु अमरदास थे, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। सती का मतलब था स्त्रियों को जिंदा जलाया जाता था उनके पति की मौत होने पर। सोचिए कितना दुखदायी रहा होगा। अंतरजातीय विवाह, इन्होंने कहा कि अगर हम मनुष्यता को बढ़ाना चाहते हैं और हम इंसान होकर जीवित हैं, तो हमें अंतरजातीय विवाह करने होंगे। इससे जो जातीय संघर्ष है उसमें कमी आएगी।
सभी जातियों के अंदर जो कट्टरता है वो कम होगी अगर अंतर जातीय विवाह होंगे, फिर सब एक दूसरे को मानव मानव की तरह समझेंगे। विधवा विवाह यानी कि अगर किसी का पति मर गया है तो पहले समाज में उसकी बहुत हीन दशा होती थी, तो इन्होंने कहा नहीं, उनको अपना जो गरिमा है वो बनी रहनी चाहिए, उनकी शादियां होनी चाहिए, उनको फिर से घर बसाने का मौका मिलना चाहिए। तो विधवा विवाह को इन्होंने बढ़ावा दिया। गुरु रामदास चौथे गुरु थे। अमृत सरोवर की स्थापना, जिसको आज हम अमृतसर कहते हैं, वो पहले अमृत सरोवर था, उसको गुरु रामदास जी ने, जाते हैं ना सब लोग वहाँ अमृतसर फोटो खिंचाते हैं तालाब के पास में। पंजाब का 1 वर्ष का लगान अकबर ने माफ कर दिया था जब यहाँ पर अच्छी खेती नहीं हुई थी। अकबर ने 500 बीघा जमीन बीबी भानी को दी जो कि रामदास जी की पत्नी थी। इसी जमीन पर रामदास ने अमृतसर में अमृत जलाशय और अमृतसर शहर की स्थापना की। पुराना नाम जो था अमृतसर का वो था रामदासपुर। ठीक है, अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दी थी? बीबी भानी को। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे। इनकी हत्या जहांगीर ने कराई थी, मैंने कहा था, क्योंकि इन्होंने जो जहांगीर का बेटा था खुसरो, उसको 5,000 रुपये दे दिए थे अपने पिता के खिलाफ ही संघर्ष करने के लिए, ले जाओ 5,000 रुपये। फिर जहांगीर ने उनसे मांगे थे वापस 2 लाख रुपए दोगे और इस्लाम एक्सेप्ट करोगे, तो उन्होंने इस सब से मना कर दिया था, इसीलिए इनकी हत्या करा दी गई। ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सच्चे बादशाह की उपाधि धारण की। आदि ग्रंथ में इन्होंने रैदास, रैदास थे ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, रविदास, कबीरदास जिन्होंने साखी शब्द रमैनी को लिखा, उनकी बारे में जिक्र इन्होंने किया है। हाँ, काफी होगा अंश सिंह। हरमंदिर साहब का निर्माण, ठीक है, जिसकी नींव रखने के लिए सूफी संत मियां मीर आए थे, मियां मीर। गोविंदपुर शहर की स्थापना इन्होंने की। छठे गुरु हरगोविंद सिंह, इन्होंने गुरु पद को पैतृक कर दिया, यानी जो पैदा होगा गुरु का बेटा वही गुरु बनेगा। अमृतसर नगर की किलेबंदी की। सिखों को योद्धा रूप प्रदान किया। इन्होंने कहा सिर्फ धर्म को ऐसे नहीं बचाया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। ठीक है, 1628 में शाहजहां की मुगल सेना को इन्होंने पराजित कर दिया था। इन्होंने 4 फौज बना ली थी अपनी उस समय पर। अकाल तख्त, अकाल तख्त है आपका, आप देखोगे स्वर्ण मंदिर में उस अकाल तख्त को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है सिख धर्म में। तो वो अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया? छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, अच्छा पूरी क्लास क्यों नहीं देखते हो आप? कुछ साथी कह रहे हैं दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट करवा दो। क्लास के शुरुआत में ही जवाब दिया हमने, आप सारी क्लास सुना करो प्लीज। इस क्लास में मैंने गाइड किया आपको जीएस के कौन से पोर्शन पे ध्यान देना है। क्लास तो कम से कम देखा करो। नहीं देखते हो, बीच बीच में से देखनी है, इससे अच्छा तो देखा ही मत करो। ठीक है, बहुत थैंक यू संजीत। गुरु हर राय, इन्होंने औरंगजेब और दारा सिकोह का जो संघर्ष था उसमें दारा शिकोह की मदद की थी गुरु हर राय ने। गुरु हरकिशन, ये 5 वर्ष की अवस्था में गुरु बने थे और चेचक से इनकी डेथ हुई थी। गुरु तेग बहादुर, जिनको हिंद की चादर कहा जाता है, इनके बारे में अभी हमने पढ़ा। औरंगजेब ने इनकी हत्या कराई। शीशगंज गुरुद्वारों पर इनकी शहादत हुई है। आनंदपुर नगर इन्होंने बसाया था। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 में हुआ और औरंगजेब की डेथ के अगले वर्ष 1708 में इनकी क्या बोलेंगे मृत्यु हुई। इन्होंने सिखों के लिए ककार बनाए। ककार, ककार किनको कहते हैं? 5 शब्द जो कैसे शुरू होते हैं। कंघा जरूर रखें, कच्छा पहने, केस धारण करें, केस रखें, कड़ा हाथ में पहने और कृपाण रखते हैं ना साइड में। कृपाण आपने देखी है? यस और नो? हाँ जी भैया। प्रैक्टिस सेट, हाँ यूट्यूब पर होगा प्रैक्टिस सेट। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु प्रथा को खत्म कर दिया। इन्होंने बोल दिया अब कोई गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहिब ही वही अगला गुरु है। गुरु ग्रंथ साहिब जो इनका पवित्र ग्रंथ है वही गुरु होगा। पाहुल त्योहार इन्होंने सिखों के लिए शुरू किया था। पुरुषों को इन्होंने सिंह कहा और महिलाओं को कौर टाइटल धारण करने को कहा कि पुरुष अपने नाम के आगे सिंह लगाएं और महिलाएं कौर लगाएं। कौर, जैसे कि कोई एक नाम बताओ जो कौर नाम आपने सुना हो। आपका दिलजीत कौर बोलेंगे एक बार, मनप्रीत कौर। तो कौर महिलाएं लगाई, ये इन्होंने शुरू किया। नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। इनकी जो बुक है उनका नाम है जफरनामा, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया। इन्होंने एक तो बोल दिया कि भाई गुरु नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने बोला नेता होगा अब अगला, बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर जिनकी हत्या किसने कराई? आपका अभी हमने बताया था, फारूक सियर ने। हरमनप्रीत कौर, बहुत बढ़िया।
अमनजोत कौर, हरमनप्रीत कौर, आपने अच्छा नाम लिया, देश के लिए प्राइड है। वेरी गुड। गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच में संघर्ष हुआ था, नादौन का युद्ध, जिसमें भीमचंद्र एक शासक था। इसमें समर्थन किया था गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों के खिलाफ, जिसमें मुगल पराजित हो गए थे। फिर बंदा सिंह बहादुर को जिम्मेदारी मिली। 2 मिनट और। बंदा सिंह बहादुर, जिनका नाम लक्ष्मण दास था, मैंने कहा, इनके गुरु थे जानकी दास बैरागी, और ये भी एक बैरागी किस्म के व्यक्ति थे। ठीक है, ये नाम बदल के इन्होंने अपना नाम कर लिया था माधो दास बैरागी। 4 साहिबजादे जो आपका गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये भी मुगलों से बहुत संघर्ष किया इन्होंने। इनकी राजधानी का नाम था लोहरगढ़। फर्रुखसियर ने पंजाब को जब घेरने का आदेश दिया, तो बहुत दिन इन्होंने सिद्ध आपका लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में 1715 में इन्होंने आत्मसमर्पण करना पड़ा। 796 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनके शरीर का एक एक अंग काटा गया, बंदा सिंह बहादुर का। इनकी शहादत भारत को याद रखनी चाहिए, क्योंकि वो चाहते थे कि इस्लाम को ग्रहण करें। इनके नाखून काटे गए, उंगलियां काटी गई, और अंत में इनके धड़ को काटा गया। ठीक है, बहुत दिनों तक इनको तड़पाया गया। फिर बाद में एक आपका चमकौर का युद्ध हुआ था। इस चमकौर के युद्ध से हम कक्षा को कल पढ़ेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जहां मैं महत्वपूर्ण लिख दूं या जिस घटना का मैं जिक्र करूं, एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है भैया। कुछ बच्चे तो पूछ रहे हैं एग्जाम अभी ऑनलाइन होगा, इसमें फिजिकल होगा या नहीं होगा। बेटा आप थोड़ा भी धैर्य रखिए, जान जाओगे सब कुछ, खुद ही जान जाओगे। पहले एग्जाम प्रक्रिया को ही जाना करो। ये वो बच्चे हैं जो अभी जिनकी एज नहीं हुई है ना, ये वो सवाल करते रहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को तो उनके घर वाले पहले ही लगा देते हैं ना तैयारी में। 12th हो गई, 16 साल की, एडमिशन दिला दिया बीए में, अब बोलो तैयारी में लग जाओ। ये भी सही तरीका है, आप जान जाओगे खुद ही धीरे धीरे। ठीक है बॉस, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। इतना समय हमको आप देते रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू, बाय बाय। एक मिनट अभी रोको मत। पीडीएफ हम आपको एडवांस पीडीएफ इसकी और ज़्यादा ये दिलवा देंगे। ठीक है, ख्याल रखिए, बाय बाय।